अपने दामोदर भाई और संविधान बचाओ की टीम पर भरोसा है लगाए। इसी के साथ मैं आदरणीय दामोदर भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और आप अपनी बात रखें। श्रद्धांजलि सभा जा रहे सुना कहीं जा रहे हो, सुनोगे नहीं? अरे बैठो, 4 बजे ट्रेन रुकवा देंगे आपके लिए। देखो, आप संविधान पे आ जाएगी तो ट्रेन ही रुकवाने वाले हम लोग, तो इसलिए अब जाने की चिंता मत करो। ट्रेन रहने कहाँ जाएंगे? कितने बजे अभी बजाएगी? अरे बहुत टाइम। स्टेशन के पास ही तो है हम लोग, ज्यादा दूर ना। आदरणीय बंधुओं, सबसे पहले तो हमारे देश के असली महापुरुषों को नमन करते हुए आदरणीय हमारे बाबा साहब, हमारे महात्मा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, अवंतीबाई, झलकारीबाई और वो सारे महापुरुष जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए तो लड़ाई लड़ी, लेकिन ज्यादा असली और ज्यादा महान मैं उनको मानता हूं जिन्होंने देश के अंदर रह रहे गुलामों को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। तो ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। और इस ग्वालियर चंबल अंचल की धरती पर आज से 5 साल पहले 2 अप्रैल को जिन 13 संविधान रक्षकों ने संविधान को बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सभी माँ बाप, उनके परिजनों को प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय सुनील सरदार जी, हमारे संगठन के संरक्षक, भोपाल के महापौर रहे आदरणीय दीपचंद दादा जी, हमारे आदरणीय पूरन सिंह जी जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नौजवान साथी विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी और जयनारायण सगर जी, जिनको देख के मैं अखबार में अपने गांव में ऊंचिया में पढ़ता था। मेरा गांव है दतिया जिला में ऊंचिया में, तो मैं पढ़ता था कि एक दलित का बेटा, एक शोषित समाज से निकला हुआ व्यक्ति अगर ग्वालियर की नगर पालिका के अंदर विपक्ष का नेता बन गया, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान का असर इस देश में होने लगा। ऐसे जयनारायण सगर जी, हमारे छोटे भाई और कुशवाहा प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय योगेश कुशवाहा जी, हमारे बीच में ऐसी 2 नारी शक्ति बैठी हैं जो हर जगह संविधान की लड़ाई जहां छिड़ती है वहां सबसे पहले पहुंचती हैं। ऐसी जिला पंचायत सदस्य विदिशा से सीमा अहरवाल जी और एक और जिला पंचायत सदस्य विनीता सहरिया जी, हमारे कांग्रेस के भी साथी। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, कांग्रेस से ज्यादा पिछड़ों की चिंता करने वाले राजमणि पटेल साहब के, चाहे भतीजे कह लो, भांजे कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पवन पटेल जी, हमारे बीच में मौजूद अहरवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राजेश अहरवाल जी, आदरणीय डॉक्टर साहब मौ से चलकर पहुंचे हैं और डॉक्टर साहब से हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आदरणीय जौहरी साहब के संघर्ष को भी मैंने देखा है, सुना है और सीखा भी है। हमारे अमेरिका से चलकर आए भाई जिनका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ग्रांट, मैं उनसे पूछ रहा था दिस इज योर बिग नेम, तो उन्होंने बोला नो दिस इज माय नेम। तो पूरा फुल नेम मैं उनसे पूछ रहा था तो पूरा नाम तो याद नहीं आया,
लेकिन नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने उन शहीदों के माँ बाप के पैरों को धुलने का काम किया है, और आपने वो काम किया है क्योंकि आप अमेरिका से आए हो। इस दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के नागरिक होने के बाद अगर कोई बाबा साहब के विचारों का सम्मान करता है तो हम सब भी उसके सम्मान में तालियां बजाएं। एक बहन हमारी बोल रही थी, आदरणीय बोरसे जी ने जब उनका नाम पुकारा तो आदरणीय सुनील सरदार जी से कह रही थी कि जब मैं पुरानी घटना याद आती है तो कांपने लगती हूं। पीपी चौधरी साहब की बहू है अनीता जी, मुरैना से चल के आई, और वो चौधरी साहब जो बीएसपी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो वाकई में इस पूरे अंचल के अंदर लोगों ने सड़कों पे उतर के आगजनी करके ऐसी घटनाएं करने का काम किया, और वो होना भी चाहिए था। तो मैं बहन से कहना चाहता हूं कि कांपने की जरूरत नहीं है। जिस घर में, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिसकी बहू आप हो, जो सामाजिक क्रांति की एक पहचान रहे, आपको कांपने की जरूरत नहीं है, बल्कि संविधान पर नजर डालने वाले लोगों को कपाने की जरूरत है। ऐसी ताकत आपके अंदर है। हमारे सरदार आदरणीय सुरेश झा साहब, आदरणीय रामकिशोर यादव जी, आदरणीय निवाड़ी से चलकर आए अंगद यादव जी, और बहुत सारे साथी, क्योंकि नाम लेने में समय अत्यधिक चला जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय सुनील बोरसे जी से एक बात कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। मैंने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते, विधायक जी मुझे भी 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। छात्र राजनीति से मैं सक्रिय हो गया था, और सक्रिय भी ऐसा हुआ था, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा, लेकिन जब एकल प्रश्न पत्र प्रणाली लागू हुई तो हमारे छात्र साथियों ने कहा कि चलो आंदोलन करेंगे। तो मैं भी इत्तेफाक से आंदोलन के लिए निकल गया, कलेक्टर के पास पहुंच गया और धरना दे दिया, और उस दिन से राजनीति में मेरा प्रवेश हो गया। और जब राजनीतिक क्षेत्र में आके काम करने लगा तो उसके पहले सपना दूसरा था। मैं सोचता था कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, मेरी गाड़ी पे बत्ती लगेगी, बड़े जलवे होंगे, दरोगा टीआई सब सैल्यूट ठोकेंगे। लेकिन संयोग से कह लो या प्राकृतिक रूप से कह लो, आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी बैठे, आदरणीय दीपक खरे जी बैठे हैं, ये भी हमारे ऐसे संघर्ष के साथी हैं कि इनको देख के मुझे फक्र होता है जब ये लड़ाई ओबीसी की लड़ने का काम पूरे क्षेत्र में, अंचल में करते हैं। तो मैं जो घटना मेरे साथ हुई थी, आदरणीय सुनील सरदार साहब, मेरी माताजी 4 बजे मुझे जगाती थी पढ़ने के लिए। मैंने उनसे कह दिया मुझे कलेक्टर बनना है, उन्होंने बहुत गंभीरता से ले लिया। मैंने हंसी मजाक में कहा था, उनने गंभीरता में ले लिया। डॉक्टर साहब वो सुबह 4 बजे जगाने लगे, नींद भी पूरी ना हो। लेकिन जब वो विधायक जी मुझे 4 बजे जगाती थी, तब ट्रैक्टर की आवाज बाहर आती थी, और मेरे पिताजी शुद्ध रूप से किसान, और ट्रैक्टर लेके 4 बजे चले जाते थे और रात को 9 बजे घर लौट के आते थे। तो मुझे लगा कि 580 बीघा की खेती जो आदमी कर रहा है उसके पास बहुत पैसा होगा। जौहरी साहब, समझना आज बहुत मैं गंभीर विषय इसलिए बता रहा हूं, मैं पिछड़े वर्ग की पीड़ा आपको बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ 3 विषय पे यहां बोलना चाहता हूं। पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग क्यों एक नहीं हो पाया, क्या समस्या आती है, उस पर बोलना चाहता हूं। दूसरा, इस देश के अंदर इतिहासकारों ने जो चोरी की, जो बदमाशी की, पर हमारे पुरुषों को, हमारे महापुरुषों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होने दिए, उस पर बोलना चाहता हूं। और अंत में सिर्फ इस पे बोलूंगा कि संविधान बचेगा। किसी की बाप की औकात नहीं कि संविधान का एक पन्ना भी कोई छू सकेगा। तो मैंने देखा कि 580 बीघा का किसान, ये बैठे पटेल साहब, यादवों के पास बहुत जमीनें होती हैं, कुर्मियों के पास होती हैं, गुर्जरों के पास होती हैं, दागियों के पास होती हैं, रावतों के पास होती हैं, कुशवाहों के पास, शहर के पास ज्यादा जमीनें होती हैं।
पालों के पास, कुशवाओं के पास थोड़ी हो सकता है कम होती हो, लेकिन ये तो जमींदार होते हैं गांव के, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 580 बीघा की जमीन होने के बाद भी जब मेरे चचेरे भाई की शादी थी और मैंने पिताजी से कहा आज से 25 साल पहले कि 10,000 रुपए दे दो, बोले 10,000 कहां से आएंगे, पागल है क्या करना है? मैंने कहा नए कपड़े खरीदने जाऊंगा, 5,000 ही दे दो। वो 5 भी देने को तैयार नहीं हुए। और तैयार क्यों नहीं हुए? तब उनने कहा था कि बेटा देखो, चाहे 500 बीघा जमीन हो और चाहे 25 और 5 बीघा जमीन हो, किसान चाहे 5 बीघा का मालिक हो चाहे 500 बीघा का हो, जिंदगी भर कर्जे में डूबा रहता है। ऐसी इस देश की नीतियां हैं। ये किसान की भी स्थिति है। हम अम्बेडकरवादी लोगों को किसान की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मजदूर और किसान जब तक इस देश के अंदर एक नहीं होगा तब तक पिछड़ा और एससी के भाई भी एक नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखो। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की मैं वो पीड़ा आपको बता रहा हूं। हाँ, ये बात सत्य है कि पिछड़े वर्ग के लोग ही लाठी उठाते थे, यह सच्चाई है। और क्यों उठाते थे? ये जो अहीर, गुजर, गड़रिया, काची, कुर्मी की बात होती है, जो हमारे वैजनाथ भाई कहते हैं, ये सच्चाई है कि पिछड़े वर्ग के लोग ही लाठी दिखाते थे एससी वर्ग के भाइयों को, और आज भी दिखाते हैं। तो मैं पिछड़े वर्ग के खास तौर पे उनसे कहना चाहता हूं, ठाकरों से, भीकम भाई, रावत साहब, ये रावत साहब भी ठाकुर हैं, ये यादव जी भी ठाकुर हैं, ये कुर्मी साहब भी ठाकुर हैं और ये लोधी साहब भी ठाकुर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सब नकली ठाकुर हो, कोई ठाकुर नहीं है। तुमको ठाकुर बनाया गया और जानबूझ के ठाकुर बनाया गया। क्यों ठाकुर बनाया गया? वो जानते हैं कि देश में तुम्हारी आबादी 55%, 60% है। अगर तुमने ये बाबा साहब की बात मान ली, कांशीराम साहब की बात मान ली, तो फिर 85 नहीं 90% एक हो जाएगा। और 90% अगर एक हो गया तो जो आज देश में शासन कर रहे हैं वो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। जिस दिन पिछड़ा वर्ग के लोग बाबा साहब से नफरत करने की बजाय बाबा साहब का संविधान पढ़ना शुरू कर दें, अरे कुर्मी, रावत, गुर्जर, दांगी, यादव, रोज रामायण पढ़ते हो, रोज गीता पढ़ते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, प्रतिभान सिंह जी, गुर्जर साहब, पटेल साहब सुन लेना, रोज पढ़ते हो। अभी हाल में पूछूं, ईमानदारी से बताना, इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं कितने पिछड़ा वर्ग के? जरा हाथ उठाओ, पिछड़े वर्ग के लोग हाथ उठाओ। देख लो, बोरसे साहब 70% पिछड़ा वर्ग के हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अब तुम्हें कॉल है, जोन को मानो तोन को। ईमानदारी से पिछड़े वर्ग के वो लोग हाथ उठाओ जिनके घर में रामायण और गीता हो। उठाओ हाथ, हाथ उठाओ ईमानदारी से। अब संकोच क्यों कर रहे हो? नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सच्चाई बताओ। चलो अब हाथ नीचे कर लो। अब ईमानदारी से वो पिछड़े वर्ग के लोग हाथ उठाओ जिनके घर में संविधान की छोटी सी भी किताब हो। और Hey there. क्या बोल रहा है? झूठा हाथ उठा रहा है, इसके पास नहीं। And also press this bell icon. अच्छा, जितने ने भी हाथ उठाए हैं पिछड़े वर्ग के लोगों ने संविधान के नाम पे, ये बात सच है कि उनमें सबसे ज्यादा कुशवा होंगे। ये सच है। और ये सच क्यों है? अरे मैं तो कहता हूं, ठाकरों, झूठे ठाकरों, सुधर जाते तभी जब कांशीराम ने आवाज लगाई और अहीर काची के साथ खड़ा होता तो इस देश की तकदीर तभी बदल जाती। लेकिन खड़े होने को तैयार जैसे ही होते हो, पंडित जी आके कान में कहते हैं, छोटे होना चाहते हो? छोटे होना चाहते हो? जरा सोच के देखो कि छोटा कौन है। अरे छोटा वो है जो कमजोर के लिए लाठी उठाता है। छोटा वो है जिसकी बुद्धि पे दूसरा राज्य करता है। छोटा वो है जो धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर एक दूसरे का शोषण करता है। और बड़ा वो है जो संविधान के पन्नों में अपने अधिकारों को ढूंढता है और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए यह
सबसे बड़े हैं जिनकी श्रद्धांजलि हम जिनको देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों की जो पीड़ा है वो सिर्फ एक ही रही। आदरणीय जय नारायण सगर साहब बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हो रहा था मेरे गांव में 500 वोट अहरवार समाज का, 500 यादव और सब जातियां मिला के लगभग 1200 होती थी आज से 20-22 साल पहले। अब तो 2000 से ज्यादा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अहरवार बस्ती से ट्रैक्टरों का चंदा हो रहा था, ट्रॉलियां भर के आई जा रही थी। पटवारी साहब, आप तो पुराने साथी हो आदरणीय बरैया साहब के, जिनसे मैंने भी बहुत सीखा है। और जब वहां अहरवार बस्तियों से ट्रॉलियां भर रही थी तो सरपंच को आके कहा जा रहा था, दूसरे ही गांव के, अपने उसी गांव के लोग कह रहे थे, जो वहां पर दूसरी बड़ी उच्च जाति के लोग थे, वो कह रहे थे, देख रहे जाटवों के कितने दिमाग खराब हो रहे हैं, खुलेआम नारा लगा रहे कांसीराम का। मैं छोटा बालक था, पढ़ाई करता था, ऊपर बैठ जाता था मुड़ेली पे। डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे पारिवारिक साथी हैं। और मैं पढ़ रहा था किताब को, और पढ़ क्या रहा था इस बात को आपको बताता हूं, बहुत गंभीर घटना है। मैं झांसी की रानी की कविता पढ़ रहा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन मुझे पढ़ने में नहीं भाई आई अवंती बाई, क्योंकि लोधी थी। मुझे पढ़ने में नहीं आई झलकारी बाई, क्योंकि कोरी थी। लेकिन झांसी की रानी जरूर पढ़ाई जा रही थी। मैं नहीं कहता कि झांसी की रानी का देश में योगदान बड़ा नहीं है। और मुझे इसमें आपत्ति नहीं, गर्व है कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन आपत्ति इसमें है कि झलकारी बाई और अवंती बाई का इतिहास के पन्नों में नाम ढूंढने से भी क्यों नहीं मिलता, इसमें मुझे आपत्ति है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि महात्मा गांधी जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता कहा गया आजादी की लड़ाई का। लेकिन मुझे आपत्ति है कि इतिहासकारों ने बेईमानी की बाबा साहब को सम्मान देने में। मुझे आपत्ति इस बात पे। और यह सच्चाई है कि जिस समय देश के अंदर आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, मैं देख रहा था, अभी इस कमरे में आया, आदरणीय सुनील सरदार साहब में मंच पर बैठने के बाद मैंने पीछे देखा और उसके बाद मैंने इन सबकी तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें मैं देख रहा था और मैं देख रहा था कि इस देश में जिनकी तस्वीरें सब जगह लगी हैं उनमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भाई मेरे देश में 2 लड़ाई चल रही थी एक साथ। सीमा जी, एक लड़ाई चल रही थी इस देश को आजाद कराने के लिए, मतलब हिंदुस्तान के गुलाम लोगों को आजाद कराने की एक लड़ाई चल रही थी। लेकिन उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही थी गुलामों के गुलामों को आजाद कराने की, और वो लड़ाई हमारे बाबा साहब लड़ रहे थे। और ध्यान रखो मेरे झूठे ठाकुर साथियों, मैं जानबूझ के कहता हूं झूठे ठाकुरों, और वो मुझे ही कहना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे कि बोरसे साहब ने कैसे कह दिया। तो बोरसे साहब से मैं कहता हूं कि मैं इन्हें जगाता हूं, तुम उन्हें जगाओ, मैं इन्हें जगाता हूं, तुम उन्हें जगाओ। और पिछड़ों के लोगों से कहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से, जाग जाओ नहीं तो जला दिए जाओगे, जाग जाओ नहीं तो जला दिए जाओगे, अभी भी सोते रहे तो इस देश से निकाल दिए जाओगे। और हमारा संविधान ही है हमारा रक्षक, अगर नहीं समझे तो पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे इस देश के अंदर, इस बात को समझ के। अरे ये तो मैंने यहीं खड़े खड़े बना दी, कसम से। बन गई क्या कविता? बन गई। अब मैं तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बोलते बोलते ही होगी। इसका मतलब अब रिकॉर्ड हो गया कि नहीं? तो मैं आज से ही लिखना भी चालू कर दूंगा। आज मुझे पता चला कि ये गुंजाइश भी है, तो आज से लिखना चालू कर दूंगा। तो मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों सिर्फ इतना निवेदन आपसे करने के लिए बार बार आता हूं, बार बार सबको इकट्ठा करता हूं कि कुशवा समाज की तरह जागरूक हो जाओ। और कुशवा समाज तो जागरूक हुआ, लेकिन क्या कारण है पवन भाई, क्या कारण है कि 85% लोग जो अपने संविधान को बचाना चाहते हैं और वो तैयार है इसके लिए कि जो संविधान को खत्म कर रहा है उस पार्टी को हम खत्म कर देंगे, फिर भी नहीं खत्म हो रही। इस पर विचार करना पड़ेगा बैजनाथ जी, आपको भी
पवन भाई आपको भी, हमारे नेताओं को भी, मैं भी खुद कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार नेता हूं, लेकिन खुल के कहता हूं, बड़े खुल के कह रहा हूं कि हमें संविधान बचाना है, हमें देश बचाना है। हम उसके लिए आपके प्लेटफॉर्म पे पूरी ताकत से खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी सुधरना पड़ेगा। संविधान बचाने की आड़ में अगर आप हमारा हक देना बंद कर दोगे, कैसा हक? 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, कितनी आरक्षित हैं हमारे एससी और एसटी के भाइयों के लिए? जो गैर आरक्षित सीटें हैं, जो 150 सीटें हैं, उनमें कितने देते हो पिछड़े वर्ग के लिए? कितने देते हो? कितने टिकट देते हो पिछड़े वर्ग के लिए? चिल्लाता हूं पार्टी के अंदर सीना ठोक के, कहता हूं, रोज लड़ता हूं, और कल भी मैं कह रहा था कि जो समाज के लिए लड़ेगा उसका व्यक्तिगत नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन अगर ईमानदारी है लड़ने वाले के अंदर तो वो समाज का भला करके रहेगा। इसलिए मैं उस रास्ते पर चलने का काम कर रहा हूं। नहीं मिले मुझे टिकट, नहीं बनूं विधायक, मंत्री, संतरी, परवाह नहीं, लेकिन बाबा साहब का जो सपना है, कांसीराम साहब का जो मिशन है, जो इन लोगों ने हमें सिखाया है, अगर 2% भी झांसा योगेश भाई उस पर हम लोग चल लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताइए कितने प्रधानमंत्री बने देश में, कितने याद हैं? कितने राष्ट्रपति बने, कितने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने, आपको कितने याद हैं? कुछ नहीं बना हमारा कांसीराम, फिर भी एक एक लोगों की, करोड़ों लोगों की जुबान पे क्यों है? क्यों है? इसलिए ये जो संसद का लालच है, ये जो विधायक का लालच है, वो आदरणीय सुनील बोरसे जी को और दामोदर को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अगर संसद और विधायक के लालच में रहोगे तो ध्यान रखो कि खुद संसद पहुंच सकते हो, खुद विधानसभा पहुंच सकते हो, अपनी समाज के लिए कोई काम बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तो तय कर लिया, अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अभी मैं बाहर निकला, हमारे रावत साथी कह रहे थे, भाई साहब टिकट कितनी तारीख को फाइनल हो रहा है? अभी हाल गया हूं पानी पीने, अभी हाल बाहर कह रहे थे अगर 25 तक आपका टिकट फाइनल नहीं हुआ तो धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग कमलनाथ जी के सामने। मैं मुस्कुरा के वापस अंदर आ गया। मैंने कहा तुम्हारी बात का जवाब माइक से दूंगा। तो आपकी बात का जवाब साथियों ये है कि जो मुझे विधानसभा में देखना चाहता है वो ध्यान रखो। बात हो रही थी, जरा सोच के देखो, टिकट के लिए भिखारी क्यों बनते हैं हम? क्यों? अगर हम 85 हैं, अगर हम 85 हैं और अगर हम में एकता है तो फिर हम झोली क्यों फैलाते हैं दलों के सामने? अरे भरो यही फूलबाग धर्मेंद्र भाई, हम साथ हैं तुम्हारे, भरो यही फूलबाग, घोषित करो एक कार्यक्रम एससी एसटी और ओबीसी एकता का, दिखाओ पूरे 8 जिलों की ताकत। यहाँ की 34 सीटों में से 20 सीटें इनके बाप को देनी पड़ेंगे, किसी की औकात नहीं, और नहीं देंगे तो तैयार हैं कफन बांधने के लिए। ये हो ना हो, ये हो ना हो, इन्हें भी होना ही पड़ेगा, कोई अलग नहीं जा पाएगा। और यकीन मानो जो भोपाल में बैठे हैं, जिन तक वीडियो बेहाल पहुंच जाएगा एक घंटे बाद, उन्हें भी होना ही पड़ेगा, उन्हें भी मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर राजनीति सारी दिशा बदलती है तो राजनीति के ऊपर कब्जा करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सत्य है। क्या कहा जाता है, बहुत बोलता है बैजनाथ कुशवाहा, बहुत अच्छा भाषण देता है, क्या किया जाए? एक गूंगे कुशवाहा को ढूंढ दो, कोटा भी पूरा कर दो। दामोदर बहुत बोलता है, क्या किया जाए? अरे एक काम करो, पिछली बार 5 टिकट दिए थे यादवों को, अब की बार 12 दे दो, पर दामोदर का काट दो। क्यों? बोले जब बाहर इतना बोलना तो विधानसभा में कितना बोलेगा? ये बड़ी गड़बड़ है। लेकिन मेरे भाइयों, फिर कह रहा हूं, सुनील बोरसे जी बोल रहे, सोच रहे होंगे लोग, ये फिर कह रहे हैं कि विधानसभा की चिंता मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, कांसीराम साहब के अगर अनुयायी हो, जो कि हो, 20 साल पहले मिले थे मुझसे, भैया जी को चुनाव लड़ाने आए थे,
पहली बार मुलाकात इनसे तभी हुई जब ये छोटे भाई श्याम बिहारी के माध्यम से मुझसे मिले और इन्होंने कहा कि मैं तो वहां से आया हूं, बरैया जी को चुनाव लड़ाने में, इस क्रांति को खत्म नहीं होने देना चाहता। तो तब इनसे एक बात कही थी, आदरणीय सगर साहब को याद हो ना हो, लेकिन बरैया जी से भी एक बात कही थी, क्योंकि मैं मायावती जी तक नहीं पहुंच सकता था और कांसीराम साहब के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन तब इन लोगों से कहा था कि बना लो कोई भी पार्टी और बन जाओ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद और बराबरी का अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को दे दो। बोलो गलत है कि सही? सही है। अगर जाटव अपनी पार्टी बनाएगा और वो भी वही करेगा जो आरएसएस और भाजपा करती है पिछड़ों के साथ, तो डॉक्टर साहब क्यों पिछड़ा जुड़ेगा? क्यों जुड़ेगा? अब जब पिछड़ों को जोड़ने की पहल ठीक से होने लगी है तो इस हॉल में पिछड़ा बराबरी से बैठा है। और यकीन मानो, मुझे पूरा विश्वास है सुनील बोरसे का ये जो प्रयास है कि एससी और ओबीसी को इकट्ठा किया जाए, अरे भाड़ में जाए विधायकी मेरी व्यक्तिगत, मेरा तो सपना यही है कि जब इस दुनिया को छोड़े तो और आज से 50 साल बाद भी अगर यहाँ मंच लगे तो मेरा नाम इस मंच पे लिया जाए, ये मेरा सपना है। और ध्यान रखो, 5 साल की विधायकी और 15 साल की मुख्यमंत्री सिर्फ भी कुछ नहीं होती, और अगर ज्यादा होता मुख्यमंत्री में पावर, तो जो मुख्यमंत्री 18 साल से बैठे हैं, कुछ दिन पहले उन्हें माँ बहन की गालियां सड़कों पर दी गई। माँ बहन की गालियां, इतने से संगठन ने इसकी औकात इतनी सी, कौन सा संगठन मैं नहीं जानता उसका नाम, लेकिन इतना सा संगठन उसकी इतनी सी औकात। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो इस ग्वालियर की क्रांति को 2 अप्रैल को दबाने के लिए लाठियां, तेजाब और गोली हमारे भाइयों पर चलाने का काम कर रहे थे। वही लोग वही भोपाल की सड़कों पर निकलते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री की मां बहन की गालियां देते हैं। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोरसे जी से, मैंने कहा अब उनको नुकसान की परवाह नहीं, और मैंने मंच वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शिवराज सिंह चौहान आप कौन होते हो उनको माफ करने वाले? उन्होंने जो गाली दी है वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं, पूरे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को गालियां देने का काम किया। और एक पत्रकार ने पूछा, विधायक जी आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आप माननीय कमलनाथ जी की टीम में बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, हम जानते हैं आपको, फिर भी आप बीजेपी के मुख्यमंत्री की वकालत कर रहे हो। मैंने कहा मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन इस मध्य प्रदेश के अंदर 5 करोड़ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी वकालत कर रहा हूं। उनका अपमान हुआ है और मुख्यमंत्री को माफ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आज मैं यहां इस मंच से एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप एससी वर्ग के भाइयों को अपना बराबरी का तो मानो। कैसे छोटे हैं तुमसे? कैसे? अरे अगर इनने तय कर लिया तो तुम्हारे खेत में काम करने के लिए तुम परेशान हो जाओगे। ये तुम्हारे खेत में भी साथ देते हैं, खलियान में भी साथ देते हैं, अच्छे बुरे में भी साथ देते हैं, और जो मंदिर की घंटनियां बजाते हैं उनके कहने से इनको दूसरा मानते हो। जो मंदिर की घंटनियां बजाते हैं उनके कहने से। एक मंदिर पे मैं बहुत जाया करता था 25 साल पहले, मथुरा। सबसे बड़ा मनुवादी अगर पिछड़ा वर्ग में कोई है तो यादव। पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा बड़ा मनुवादी कोई है तो यादव है। अब आदरणीय दादा दीपचंद यादव जी जो भी सोचे, लेकिन सच बात है, मैंने जो अनुभव किया 30 साल में, और कैसे है उसका कारण है, राम का ठेका हो गया ठाकुरों का और कृष्ण पकड़ा दिए यादवों। राम का ठेका यादवों का और ठाकुरों का, और यादवों को पकड़ा दिए कृष्ण। अब एक नया षड्यंत्र चल रहा है, कुशवाओं को लवकुश पकड़ा दो, सम्राट अशोक छीन लो इनसे, गौतम बुद्ध को छीन लो इनसे, और इनको भी धर्म का कोई भगवान पकड़ा दो जो ग्रंथों में लिखा है, काल्पनिक ग्रंथों में, डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो काल्पनिक ग्रंथों में लिखा है
उनमें से उठा के एक भगवान इन्हें भी पकड़ा दो, क्योंकि पिछड़े वर्ग में देश भर में अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है पिछड़ा वर्ग में तो कुशवा समाज की है। तो अब कुशवा समाज को कैसे धर्म का ठेकेदार बनाया जाए, इनको भी एक भगवान पकड़ा दो। अरे इन भगवानों को पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अपना उद्धार करना है तो सिर्फ इनको भगवान मान लो जो पीछे रहते हैं। महात्मा फुले को मान लो और अम्बेडकर को मान लो और संविधान को पढ़ लो, संविधान को मान लो। संविधान की बातें, एक नारा लग रहा था धर्मेंद्र भाई ने शायद लगाया, क्यों जनक भाई किसने लगाया था? कैलाश भाई साहब सोच रहे होगे अब क्या होगा, सुबह रोज घंटनियां बजाते हैं। बड़ा संघर्ष है पिछड़े वर्ग को इस रास्ते पे लाने में, कितना संघर्ष है। इनकी छाती जानती होगी, इनकी छाती जानती होगी, ये अच्छी तरह से जानते होंगे जो बैठे हैं पिछड़े वर्ग के हैं नेता, जिनकी छाती जानती होगी। बड़ा संघर्ष है। और आदरणीय सुनील सरदार साहब एक बहुत महत्वपूर्ण अपने दुविधा बता रहा हूं। संघर्ष कहां से है? ये बैठे अम्बेडकरवादी यादव जी पीछे बैठे हैं, शुरू से है। मैं भी अम्बेडकरवादी हूं विचार से, शुरू से। लेकिन मालूम क्या होता है, जैसे ही लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए तो ये अम्बेडकरवादी जो भाषण दे रहे हैं वो भी राम को याद करते हैं। हे भगवान सब ठीक रहे, सांप ना काट ले। अब बताओ, अंधेरे में सांप होगा तो काटेगा उसको राम रोकेगा? कौन रोकेगा? वो तो होगा सांप तो काटेगा और नहीं होगा तो नहीं काटेगा। लेकिन तसल्ली कर ली कि हे राम सांप से बचा लेना, अंधेरे में नहीं के जा रहे हैं, और बस तसल्ली मिल गई। तो पिछड़े वर्ग के वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुरेश झा को मौका मिलता है तो सबसे पहले मंदिर जाएंगे ताकि दिन भर बहुत अच्छा निकल जाए। अरे झा साहब, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में किसी एक को उठा के उसकी मदद कर देना, तुम्हारा दिन नहीं तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो कोई बाबा बैठा छतरपुर में, वो दूसरी बात बताता है। कोई बाबा है जिसके सामने हमारे राजनीतिक दल के लोग भी शरणम गच्छामि। अच्छा, बाबाओं ने ठेका ले रखा सरकारें बनाने का और बिगाड़ने का। मुझे समझ में नहीं आता। एक किस्सा सुनाता हूं अपनी बात समाप्त करके। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा आदरणीय, और जब मैं लड़ा आपकी पार्टी से, बीएसडी से, और मैं बीएसडी से चुनाव लड़ रहा चौड़ा से, और माहौल बन गया कि दामोदर जीत जाएगा। बन गया सगर साहब, सब तरफ बन गया। अच्छा, मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरे जीजा है बड़े ऑफिसर पुलिस में, तो वो सीआईडी में पोस्टेड थे। उनने जिस दिन राजेश भाई पर्चा भरा, जौहरी साहब, उस दिन कहा तुम 15,000 वोट से जीत रहे हो, ये सीआईडी की रिपोर्ट है। हमने कहा हमें भरोसा नहीं हो रहा। बोले क्यों? हमने कहा जो अम्बेडकर की बात करेगा वो इतनी आसानी से कहां से जीत पाएगा? नहीं नहीं बोले जीत रहे हो, समीकरण ठीक है। जैसे ही 5 दिन बचे, बोले अब तुम 5,000 से हार रहे हो। मैंने कहा क्या कारण है? बोले डिस्टर्ब हो गए लोग। मैंने कहा कैसे डिस्टर्ब हो गए? तो जब मैं उसकी गहराई में गया तो पता है क्या हुआ? जाटवों का, जाटव समाज की बहुतायत वाला एक गांव पचोकरा में मैं चला गया। अब नवदुर्गा चल रही, वहां माता की मूर्ति लगी। सारे जाटव जो दिन भर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं, वे हमसे कह रहे भाई साहब माता पे किसी चढ़ा दो। अब क्या करें हम? अच्छा, पिछड़े वर्ग के लोग भोले बहुत होते हैं, ये वास्तव में सच्चा है। हमने तो वो क्या चिप होती, क्या होती कंप्यूटर में, अब हमारे वो चिप फिट हो गई अम्बेडकर वाली, हमारा पैर ही ना बढ़े उधर पैसे चढ़ाने को। हमने कहा नहीं जा पा रहे चढ़ाने, बड़ा संकट हो गया। बोर से था वे जाटे भी नाराज हो गए। Hey there. बोले भाई साहब तो कंफ्यूज है नहीं, ऐसे कैसे कर लिया? क्यों? And also press this bell icon. तुम्हें मालूम है तुम्हें बगल का गाँव है? बोले वो जाटवे ही नाराज हो गए। और ऐसी खबर फैली कि अगले दिन में 60 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में प्रचार करने गया तो दादा बोले इधर आओ बेटा, जाटवे थे। हमने उनके पहुंच गया, हमने बताओ डुकर। बोले सब ठीक चल रहा था, तुमने कल माता पर पैसा का नहीं चढ़ा, 60 किलोमीटर दूर। अब बताओ वो खबर किसने फैलाई होगी? तो अम्बेडकर वादियों जरा सोचो, अधूरे मत बने रहो, बनना है तो पूरे बन जाओ, नहीं तो गुलामी स्वीकार करो उन्हीं की और बोलो सुबह शाम जय श्री राम।
बोलो सुबह शाम जय श्री राम, कहानी खत्म। तो बस एक मैं अपनी बात सुनाता हूं कि एक कुशवाहा जी को चुनाव लड़ा था मेरे विरोध में, इसी भारतीय जनता पार्टी ने कि हारेगा कैसे दामोदर। क्यों जीत रहा है दामोदर? इसलिए जीत रहा है कि ये अहीर और काशी इकट्ठे हो गए। सम्मान से बोलना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। बाद में यादव कहते हैं अहीर क्या कहते, यादव जी कह देते, काशी कहेंगे कुशवाहा जी कह देते, तो भैया सॉरी, चलो यादव जी और कुशवाहा जी इकट्ठे हो गए सेवड़ा में, और यादव और कुशवाहा और अहिरवार मतलब जाटव सब इकट्ठे होकर हो जा रहे थे कितने, लगभग 80-90 हजार वोट। अब ये तीन ही जाते जिता लेती, क्या किया जाए? तो एक षड्यंत्र रचा गया। एक कोई यहाँ का कुशवाहा पकड़ा, जाने क्या नाम उसका मैं नहीं जानता, नाम ले नहीं रहा था जानबूझ, तो यहां से पकड़ा और आखिरी दिन पर्चा भरा दिया। अब देखिए आप बस इसी से समझ लेना पूरी बात। मेरे सामने दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, दतिया का राजा जो 2 बार विधायक रह चुका, तथाकथित राजा, राजा तो कोई है ही नहीं संविधान लागू होने के बाद, लेकिन हमारे गुलाम आज भी राजा कहते हैं। सच में राजाओं को महाराजाओं को आज भी तो राजा महाराज ही कह रहे हैं। हम ही लोगों ने तो बना रखा, हम अम्बेडकर को मान कर रहे, मानते होते तो राजा महाराज ही सबसे पहले बंद कर दो कहना, यही बंद कर दो कहना, लेकिन नहीं कह पाए, हिम्मत नहीं। तो राजा लड़ रहा था दतिया का कांग्रेस से और बीजेपी से लड़ रहा था दतिया का नगर सेठ, सोने चांदी का व्यापारी, सबसे बड़ा आदमी। तो बीजेपी और कांग्रेस और राजा और दतिया का नगर सेठ और हम तीन को लड़ा दिया। कौन? एक अहीर, एक काशी, एक गड़रिया, एक यादव जी, एक पाल साहब, एक कुशवाहा जी। क्या बीजेपी कार्यालय में जब उनको बुलाया गया तो यही कहा जाता है, आइए पाल साहब, आइए कुशवाहा जी, आइए यादव जी, कॉफी पिलाई, 25 लाख रुपए की अन्नदाय और कहीं जाओ लड़ जाओ, दामोदर को हराना जरूरी है, नहीं तो एम करेगा, जीत जाएगा तो। और भैया लड़ा दिया। अब वो जो कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं ढूंढता रहा पूरे चुनाव में कुशवाहा जी मिल जाए मुझे। पहले तो पर्चा खिंचवाने की तारीख तक ढूंढा मैंने कि अगर मिल जाए तो इनसे कहूं या तो मैं खींच लूं, मैं बात कर लूंगा अपने नेताओं से और खींच लूंगा, भैया तू लड़ ले। पर उनने सब पता कर लिया कि दामोदर मुझे ढूंढ रहा तो वो मिलेंगे। अब भैया नहीं मिले दादा। आखिरी में जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन मिले। अच्छा, मैं चुनाव हारने पे कभी नहीं रोता, मैं उसकी भी खुशी मनाता हूं। तो जब काउंटिंग हो रही थी, पहला राउंड, दूसरा राउंड, ये रामकिशोर यादव जी साथ थे, हम हार गए। तो मैंने दूसरे राउंड में उनसे कह दिया कि हार जाएंगे। बोले कैसे? हमने कहा ड्रॉली पार में हमने 2500 जोड़े थे, 1000 ही वोट निकले, सेवड़ा में 2000 जोड़े थे, 800-900 निकले, चलो हार गए। बोले नहीं हारे। अब मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, सबों से बुला लिया। मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, 2 बार हार चुका, 2 बार लड़ चुका, और हारने की परवाह है नहीं। लड़ना हमारा काम है, हम लड़ते रहेंगे। जब अपने लोग पूरी तरह से जग जाएंगे, जब आधे अधूरे जगेंगे, तो ये हमें लड़ने लायक बनाए रहेंगे। और जिस दिन ये पूरे जग जाएंगे, उस दिन ये हमें विधानसभा पहुंचाने का काम कर देंगे। तो हम तो लड़ते रहते हैं, हम परवाह नहीं करते। तो जब गिनती हुई, तो गिनती के दिन मैंने कहा आओ भाई बघेल साहब, विधायक जी थे सिटिंग, उनको बुला लिया। सब कैंडिडेटों को मैंने इकट्ठा किया, फिर वो सेठ को बुलवाया, नगर सेठ को। अब नगर सेठ को आना ही पड़ता, क्योंकि पिछड़े वर्ग में यादवों में थोड़ी ताकत दूसरी टाइप की भी होती है। तो बुलवाया तो नगर सेठ आ गए। जी भाई साहब, मैंने कहा बैठो। अब वो जो राजा साहब थे पसीना पहुंचते फिर रहे। मैंने एक बार कहा बैठ जाओ, आ जाओ भाई साहब, उम्र में बड़े हैं, आते हैं दामोदर जी बयान। मैंने कहा हार गए यार, क्या हिसाब जोड़ रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। बैठ गए। अब हम 5 कैंडिडेट बैठे और मैंने एक बात उन राजा और नगर सेठ के सामने अपने दोनों भाई से कही, या तो हमें बिठा देते तुमको, हमको, तीनों को। बीएसपी छोटी सी पार्टी है, मेरी पार्टी जिससे मैं लड़ा। बीएसपी भी बहुत बड़ी पार्टी, उनके सामने तो नहीं है, राजा महाराजाओं की पार्टियों के सामने, जो 2 बड़ी पार्टियों के सामने, और एक निर्दलीय। अब सोचो, कुशवाहा निर्दलीय लड़ गया, समझ लो दामोदर भी निर्दलीय लड़ गया, समझ लो पाल भी निर्दलीय लड़ गया। तो हम तीनों मिलके सगर साहब कितने वोट लाए? 55,000। और राजा और महाराजा और बीजेपी जो संविधान खत्म कर रही है, और वो कांग्रेस तुम्हारी पार्टी जो कह रही हम संविधान बचाएंगे, ये दोनों मिलके भी सिर्फ 50,000 वोट ला पाए। तो सोचो समीकरण, हमारे वोट की ताकत कितनी है कि बड़े बड़े दल मिल जाए, बड़े बड़े धनाढ्य मिल जाए, बड़े बड़े राजा महाराजा मिल जाए, तब वो 50,000 ला सकते हैं।
हम सब अपने मजाक मजाक में 55,000 ला सकते हैं, लेकिन 3 जगह बढ़ गए, 3 जगह। अगर 1 3 के 2 ही हो जाते तो हम लोग चुनाव जीत जाते। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, इन षड्यंत्रों की हमें परवाह नहीं। बस कहना इतना है कि जब कुशवाहा जी नहीं आ रहे थे तो ये किस्से के चक्कर में लंबा सुना दिया। कुशवाहा जी आके बैठ तो गए, बोले भाई साहब आखिरी के 2 चरण बचे हैं, हनुमान जी गुस्सा हो रहे। हमने कहा क्यों? ये योगेश भाई को सुना चुका हूं मैं किस्सा। बोले हनुमान जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आप हमें जान दो, वे मुस्कटा लाए खड़े कहां? पेटियों पे, और अगर हम चले गए तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम 1 घंटे बाद आ रहे हैं और विधायक बन के आ रहे हैं, और आपने यहाँ बिठा लिया समोसा खिलाने तो हम हार जाएंगे चुनाव। अरे मैंने कहा जरूर जाओ भैया। अब चले गए कुशवाहा जी और 1 घंटा बाद लौट के आए मुंह लटका के। मैंने कहा क्या हो गया? अरे यार बोले मेरी काछियों ने धोखा दे दिया। लौट के आ गए। मैंने कहा काछी को धोखा दो, अपनी जाति को दोष दे रहे हैं। उन हनुमान जी का क्या हुआ जो मुस्कुटा लेकर खड़े होकर तुम्हें जिता रहे थे? वो किसके तरफ गए? वो जय श्री राम बोलने वालों की तरफ गए क्या? अरे मूर्ख लोगों, मैंने उनको कहा उस समय, कितने मूर्ख बनते हो। वही हनुमान जी पे यादव जी, वही हनुमान जी पे कुशवाहा जी, वही यादव जी, वही बघेल साहब, राजा साहब, बनिया साहब, सब जा रहे हैं। हनुमान जी के पास का वोटों की फैक्ट्री है जो सबको दे देंगे। है 1 वोट नहीं है उनके पास के वो किसी को दे दे। 1 वोट, किसी के पास 1 वोट नहीं है कि वो किसी को दे दे। तो फिर होगा क्या? तो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मत मूर्ख बनो धर्म के नाम पे, मत मूर्ख बनो। हम नहीं कह रहे कि तुम पूजा अर्चना बंद कर दो, क्योंकि हम कहेंगे तो तुम हमारी बात सुनने आना ही बंद कर दोगे। हम भी जहर धीरे धीरे चढ़ाएंगे जैसा हमको चढ़ा। हम नहीं कह रहे तुम बंद कर दो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब रामायण खरीदते हो, वो कौन सा दास था जिसने भी लिखी है, वो जो रामचरितमानस खरीदने जाते हो और 500 रुपए खर्च करके आते हो तो 50 रुपए का एक संविधान भी साथ में खरीद लाया करो और बच्चों को पढ़ दिया करो। बस इतना निवेदन करने के लिए आपसे आए हैं। और ये जो एकता बनी है, खड़े हो जाओ बोल से साहब, नहीं तो फिर बोलने लगेंगे। ये जो एकता बनी है, ये जो एकता है एससी के भाइयों की और पिछड़ों के भाइयों की, ये टूटेगी नहीं। मुझसे कल नहीं 3-4 दिन पहले एक सज्जन क्या कह रहे थे, बोले दामोदर बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, ये लालू और मुलायम का एक तीसरा विकल्प बन सकता है इस देश में। तो मैंने कहा बना दो। बोले नहीं थोड़ी कमी है। मैंने कहा क्या? बोले ज्यादा जैपिंग करते हो। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर लालू मुलायम नहीं शरद बन सकते हो। तो मैंने कहा शरद का इतना सा भी अंग बन जाऊंगा तो मेरी समझ लो कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि जरूरत फिर से उसी क्रांति है की है। मिले मुलायम कांसी राम, नहीं पूछ ले उनमें दम है ना? जय श्री राम को हवा नहीं हुआ ना जानते। अच्छा बोलो, सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों बोलना, कसम है तुम्हें। एससी के वर्ग के लोग मत बोलना इस नारे को मेरे साथ। बोलो क्या नारा लगा था? मिले मुलायम कांसी राम। आधे नहीं बोल रहे, सोच रहे शाम के महाराज के जो कर गए आप करके आ गए। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। और अंत में एक बात और बोरसे साहब कहूंगा, जिसके लिए हम लोग लड़ाई चलाएंगे। बैठो 5 मिनट और बैठो, एक और 5 मिनट नहीं अभी। अरे अभी तो हमें सीखना है, तुम्हें सीखने आए हो, तो इसलिए उनको सुन के जरूर जाना। एक बात जरूर मैं कहूंगा, अगर हमारे विधायक जी तैयार हो तो, और पवन पटेल साहब तैयार हो, मैं एक लड़ाई चालू कर रहा हूं। जौहरी साहब आपके मन की बात है, आपकी हमारी एक ही मन की बात। एक लड़ाई शुरू कर रहा हूं, अपनी लड़ाई अपनी ही पार्टी में, उसका आप लोग साथ देना, मत डरना छोटे नुकसानों के लिए। और वो लड़ाई सिर्फ इसकी है कि पिछड़े वर्ग की संख्या अगर 55% है तो अनारक्षित सीटों पे 50% टिकट हमें देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं चलेगा कि जिस जाति के 5 लाख वोट उसके 32 टिकट 18 में, और जिस जाति के 40 लाख वोट उसके 4 टिकट 18 में। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा किसी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनीता जी तैयार हो? हिस्सेदारी के लिए तैयार हो? महिलाओं के लिए भी लड़ना। बिल्कुल,
बिल्कुल ये जो लड़ाई है, ये गैर बराबरी की लड़ाई है, वो महिला पुरुषों के बीच में भी तो है, तो इसलिए महिलाओं के लिए भी बराबरी से लड़ेंगे। ये लड़ाई हम छेड़ने जा रहे हैं और 30 अप्रैल को दतिया में आज से ही आप आमंत्रित हैं। मैं तो सगर साहब को देख के मेरा इतना खून बढ़ गया आज, नहीं इसलिए क्योंकि इन्हें नहीं पता, हमने इनको आदर्श माना, इन्हें पता नहीं। जैसे इनको आदर्श माना, फिर इनके बाद कांसीराम साहब को माना, फिर इनको माना और इनसे सीखे हैं। और ये है इंजेक्शन लगाने वाले, अब लगा दिया, अब ओवरडोज हो गया, अब ये भुगत रहे हैं। ओवरडोज हो गया, अब ये भुगत रहे। अब भुगतो भाई, रोज अगर अंबेडकर साहब, कांसीराम साहब के इंजेक्शन हमें लगाओगे, अब हम हैं तो यादव, अब छटक गई हमारी, अब जब छटक गई तो अंजामी तक पहुंचा के रोकेंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारा एक एक साथी जो विधानसभा में पहुंचने लायक है, उसको हम चुनाव भी लड़ाएंगे और 2023 में विधानसभा भी पहुंचाने का काम करेंगे। ये मैं से वादा करता हूं। 30 अप्रैल को दतिया में 30-40 विधानसभाओं का, बल्कि 40 विधानसभाओं, 45 विधानसभाओं का, जिसमें अंगद तुम्हारा क्षेत्र जो सामंत शाहियों ने ऐसे जकड़ रखा है, बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, वो भी शामिल रहेगा। 40 विधानसभाओं का जमावड़ा दतिया में 30 अप्रैल को अपने 85% लोगों का करेंगे और वहीं से संदेश देंगे कि दे दो हमारे 55% टिकट, नहीं तो सत्ता जाने किसकी बनेगी ये नहीं मालूम। मैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, और इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि 27% आरक्षण देने का प्रयास आपने किया। हमारे 3 मुख्यमंत्री बन गए पिछड़ा वर्ग के, लेकिन नहीं दे पा रहे थे। आपने कैसे हिम्मत जुटाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने वो फैसला तो किया। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि 2 अप्रैल की घटना में जिन पे भी केस लगे, जो मेरे भाई ने भी कहा, धर्मेंद्र ने, क्यों वापस नहीं हुए। आज इस मंच से कह रहा हूं कि हम सत्ता में आएंगे, मैं मेरी बात कर रहा हूं और हमारे साथियों की बात कर रहा हूं, राजनीतिक दल की नहीं। हम राजनीतिक पावर में आएंगे तो जिस दिन राजनीतिक पावर में आएंगे उसके अगले ही दिन, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में, केस सत्ता में होंगे तो वापस करवा लेंगे और नहीं होंगे तो विधानसभा में मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। बताओ, बोलो, तैयार हो SC और OBC की एकता बनाने के लिए? कितने लोग? सब तैयार? अच्छा, एक आखिरी एक लाइन का निवेदन। जो पुराने अम्बेडकरवादी लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनसे सिर्फ एक निवेदन। पिछड़े वर्ग के लोग, मालूम है कि आपने बहुत संघर्ष किया, जीवन खपा दिया, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो भरोसा कर लो, शंका की नजर से देखना बंद कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। जी को जाना है। मैं इसी के साथ ज्यादा समय लेते हुए देहरादून से आए हमारे आदरणीय पूरन सिंह जी यादव।